Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel ज्ञान की मोती। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र इकाई से चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का अभ्यास कार्य। आप सभी जानते हैं कि इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। देर किस बात की, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए। उससे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा पर। डियर व्यूअर्स, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण और प्रवास विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। सूचना और प्रौद्योगिकी ने विश्व में सेवाओं के उत्पादन का विस्तार किया है। उपग्रह संचार के कारण विश्व के कई देश एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो आपके प्रश्न के अनुसार वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। उदाहरण के तौर पर हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास को ले सकते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर व इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। भारत में रहने वाला व्यक्ति लंदन में रह रहे अपने रिश्तेदार से बातें कर सकता है, जो दूरसंचार के माध्यम से संभव हुआ है। अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण यह संभव हो पाया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? उत्तर लिखिए। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने का मुख्य कारण देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना था। 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। भारत में करीब वर्ष 1991 के प्रारंभ से ही इन अवरोधकों में परिवर्तन होने शुरू हो गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। इसका समर्थन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी किया। इन्हीं सब कारणों से सरकार अवरोधकों को हटाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, श्रम कानूनों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनियों की कैसे मदद करेगा? उत्तर लिखिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। फिर कोई भी कंपनी श्रमिकों को मौसमी मांग के हिसाब से नियोजित कर सकती है या उन्हें काम से हटा सकती है। कम मांग की स्थिति में किसी भी कंपनी को अतिरिक्त श्रमिकों को वहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे कंपनियों के मुनाफे में भी सुधार होगा। चौथा प्रश्न, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर लिखिए। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है संयुक्त उत्पादन द्वारा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जिससे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदी जा सकती हैं। और दूसरा ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं।
अगला बिंदु है स्थानीय कंपनियां खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। और अगला बिंदु है छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रण करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जो विश्व भर में बड़ी संख्या से छोटे उत्पादकों द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? उत्तर लिखिए। विकसित देश ऊंची दर का लाभ अर्जित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करते हैं। विकसित देशों के अनुसार व्यापार अवरोधक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये व्यापार तथा निवेश में रुकावट डालते हैं। विकसित देश चाहते हैं कि सभी विकासशील देश अपने व्यापार की नीतियों को उदार बनाएं, लेकिन विकसित देशों ने स्वयं ही अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बनाए रखा है। विकासशील देश समान हित वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। उचित तथा सही नियमों के लिए वे विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य संगठनों से बातचीत कर सकते हैं। हमारा छठा प्रश्न है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर लिख सकते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों को यानी स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से भारत में व्यापार के ढंग और लोगों के दैनिक जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग इस लाभ से वंचित है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग अधिक गरीब हो गए हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कई छोटे व्यवसायियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हुआ है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई लोगों को उनकी नौकरियों से हटाया गया, लेकिन ग्राहकों के पास अब बेहतर विकल्प है यानी बेहतर ऑप्शन है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। अगला प्रश्न है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? उत्तर लिखिए। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीके से सहायता पहुंचाता है। पहला बिंदु है व्यापार अवरोधकों को हटाकर। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात दोनों पर विभिन्न प्रतिबंधों को हटा लिया है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में वस्तुओं को आयात करने के लिए तथा भारतीय कंपनियां विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा है निवेश का उदारीकरण। इस नीति के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बैंकिंग, अधिसंरचना, ठंडे पेय पदार्थों, मोटर गाड़ियों आदि में निवेश किया है। भारत सरकार भी भारत में निवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है जो बिजली, सड़कें, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। और तीसरा बिंदु है जो सहायता डालता है वो है नई तकनीक। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में नई तकनीक का विकास हुआ है जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ने अन्य देशों में सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में
किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए। उत्तर लिखिए। लंबे समय से विदेश व्यापार देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। विदेशी बाजार घरेलू बाजारों यानी अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मुख्य कंपनियां अमेरिका और यूरोप में हैं। इन देशों में उत्पाद का डिज़ाइन तैयार होता है, मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स तैयार होते हैं। पूर्वी एशियाई देश मलेशिया, चीन और ताइवान में बनते हैं और फिर उन्हें चीन या भारत में असेंबल किया जाता है। फिर अंतिम उत्पाद को पूरे विश्व में बेचा जाता है। यह उदाहरण विश्व के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण को दर्शाता है। हमारा नवा प्रश्न है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। आप उत्तर लिखिए। आज से 20 वर्ष बाद का विश्व आधुनिकतम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। नई नई तकनीकियां उत्पन्न की जा रही हैं। रोजगार के साधनों की पहुंच गांवों तक होगी। उद्योगों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक होगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो चुका होगा। अब इसके कारण क्या है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके कारण ये हैं कि बाजारों का एकीकरण हो रहा है। आज से 20 साल बाद वैश्विक स्तर पर किसी भी कंपनी को अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं और ये बाजारों के एकीकरण व उद्योगों के वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाएगा। अगला बिंदु है कि परिवहन व संचार के तेज साधन। अब परिवहन और संचार के साधन इतने तेज हो चुके हैं कि इंटरनेट की सुविधा के कारण हम किसी भी उत्पाद को अपने अनुसार मंगवा या भेज सकते हैं और यातायात के तीव्र साधनों के कारण कोई भी उत्पाद कहीं भी कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में सुधार व वैश्विक गांव की भी संकल्पना की जा रही है। वैश्वीकरण से भावी पीढ़ी बहुत हद तक लाभान्वित हो सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। अब इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे, आप कैसे उत्तर देंगे, वो समझाइए। तो आप लिखिए। इन्हें कुछ उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। वैश्वीकरण के पहले की स्थिति क्या है और वैश्वीकरण के बाद की स्थिति क्या है, हम दोनों में तुलनात्मक अवलोकन के बाद ही दूसरों को समझा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो इनका तुलना करना बहुत ज़रूरी है कि वैश्वीकरण के पहले की स्थिति क्या थी और वैश्वीकरण के बाद की स्थिति क्या है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के पहले की स्थिति ये थी कि टेलीफोन विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। बहुत कम लोगों के घरों में टेलीफोन की सुविधा हुआ करती थी। लेकिन वैश्वीकरण के बाद की क्या स्थिति है? आधुनिक समय में टेलीफोन के अतिरिक्त मोबाइल की पहुंच लोगों तक हो गई है और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। औद्योगिक क्रियाकलाप व पारिवारिक कुशलता हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यातायात के साधनों का द्रुत गति से विकास। प्रारंभ के दशकों में उद्योग धंधों की कमी व रोजगार की अल्पता के कारण लोगों का आवागमन कम होता था। लेकिन वैश्वीकरण के बाद की क्या स्थिति है? वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित स्थानीय कंपनी में भी रोजगार के साधनों की अधिकता थी। इसमें आय का स्रोत लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ और लोगों के आवागमन के कारण यातायात के साधनों का द्रुत गति से विकास हुआ। इन सब के अतिरिक्त कच्चे माल की ढुलाई आदि हेतु भी परिवहन के साधनों का तीव्रता से विकास हुआ। तो स्पष्ट हो जाता है कि विदेशीकरण कुछ कारण के लिए ज़रूरी भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं।
क्योंकि विदेशीकरण ने हमारे देश के विकास और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। वैश्वीकरण के कारण छोटे घरेलू उत्पादकों को बड़ी कंपनियों से उन्हीं वस्तुओं के लिए एक ही बाजार में लड़ना पड़ता है जो विदेशी बड़ी कंपनियां सस्ते दाम पर मुहैया करा सकते हैं। इससे छोटे उत्पादकों का काम बंद पड़ सकता है, अतः रोजगार पर फर्क पड़ सकता है। वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद भी की है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में घरेलू उत्पादकों द्वारा कराई जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ी है और तो और बाजार में कई तरह के सामान उपलब्ध हो गए हैं। खरीदार के लिए विकल्प बढ़ जाते हैं। वैश्वीकरण कुछ कारण के लिए ज़रूरी भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ पारस्परिक संबंध बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि उन्हें अधिक लाभ कमाने की आशा है, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि व्यापार और निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर और अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मेल मिलाना है। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती है। मिलाइए कपड़ा, जूते चप्पल एवं खेल के सामान। दूसरा है आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन, मिलाइए व्यापार अवरोधक के लिए किया जाता है। अगला है विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनवैक्सी आदि। चौथा है आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है और इसको आप मिलाइए कॉल सेंटर। अगला है अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, मिलाइए मोटर गाड़ियां। अगला अभ्यास कार्य है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको 4 विकल्प या 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। ऑप्शंस हैं देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। तीसरा है देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। आपका सही उत्तर है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। अगला क्वेश्चन है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ऑप्शंस हैं नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना या स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। आपका सही ऑप्शन है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अगला है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शंस हैं सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर के सुधार में।
अगला और अंतिम प्रश्न है, कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि, और जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित है। आप उत्तर लिख सकते हैं, जैसे साबुन लक्स, लाइफबॉय, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के द्वारा उत्पादित। टूथपेस्ट जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के द्वारा उत्पादित है। कपड़े जीन्स, शर्ट, कोट पैंट आदि पीटर इंग्लैंड ली के द्वारा उत्पादित हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे मोबाइल, टीवी, ये सब सैमसंग, सोनी, नोकिया, ये सभी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चौथा अध्याय वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था और यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है इसका आवश्यक अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।